बारिश में चाय पकौड़े बेचने वाली गरीब सास बहू का ट्रेन घर। शाम के तकरीबन 4 बजे थे। चारों तरफ बारिश ही बारिश थी। पालमपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से भरी एक ट्रेन आकर रुकती है। बारिश के मौसम को देख कई सारे यात्री रेलवे स्टेशन के सामने ही चाय पकौड़े बेच रही संगीता और शीतल के ठेले पर आते हैं। काकी, गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े और 2 मसाला चाय लगा दो। मेरे लिए तो तीखी तीखी मिर्ची के पकोड़े लाना, और हाँ, चटनी पर थोड़ा मसाला भी डाल देना। बहन जी, हम बड़ों के लिए मिक्स पकोड़े कर दीजिए और बच्चों के लिए आलू के पकोड़े। कुछ ही मिनट में शीतल कढ़ाई भरकर तरह तरह के पकौड़े तलती है, तो वहीं शीतल की सास संगीता सबके लिए चाय छानने लगती है। ये लीजिए आपके मिक्स पकोड़े, आपके आलू के पकोड़े और आपके तीखे तीखे मिर्च के पकोड़े। बारिश के मौसम में कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर चाय पकोड़े मिल जाए तो बात ही अलग है। शीतल बहू, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा चाय पकोड़े का काम इतना अच्छा चलेगा। जो भी आता है बिना तारीफ करे जाता ही नहीं। इसलिए तो माँ जी, मैंने इस बारिश के मौसम में आपसे चाय पकोड़े का काम शुरू करने को कहा। देखिए, दिन भर में हम कितने अच्छे पैसे कमा लेते हैं। बस थोड़े पैसे और जुड़ जाएं तो हम लोन पर अपना खुद का घर ले सकते हैं, और फिर तो हम चाय पकोड़े की एक बहुत बड़ी दुकान भी खोलेंगे। हाँ बहू, बस भगवान की कृपा यूं ही बने रहे हम पर। शीतल संगीता पालमपुर रेलवे स्टेशन के पास ही अपना चाय पकौड़े का ठेला लगाती थी, जिससे वो दिन भर में काफी पैसे कमा लेती थी। बारिश का मौसम होने की वजह से उनका चाय पकौड़े का ठेला ग्राहकों से भरा रहता था। तो वहीं थोड़ी दूर पर एक रघु नाम के आदमी का भी चाय पकौड़े का ठेला था, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। जब से ये दोनों सास बहू अपने चाय पकौड़े का ठेला लेकर आई हैं, तब से हमारे ठेले पर तो सिर्फ मक्खियां ही भिनभिनाती हैं। जाने कहां से आ गई ये दोनों। पहले इतना अच्छा चलता था हमारा काम। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें अपना ठेला लेकर वापस झुमरी तरैया जाना पड़े। शाम होते ही दोनों सास बहू अपना चाय पकौड़े का ठेला लिए अपने घर आ जाती हैं, और अब पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है। आपने कहा था ना कि कोई ना कोई जान पहचान में है, हमें कम ब्याज पर लोन दिलवा देंगे। हाँ, बात की है मैंने उनसे। बस थोड़े और पैसे जुड़ जाएं, फिर जल्दी हम अपने घर में होंगे। घर बनने के बाद अपनी रुचि के हाथ भी तो पीले करने हैं, इसके लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। हर परिवार की तरह इस परिवार ने भी अपने नए घर के लिए काफी सपने सजा रखे थे, लेकिन किसे पता था कि उनके इस सपने को पूरा होने में अभी काफी परेशानी आने वाली है। माँ जी, लगता है आज काफी तेज बारिश होने वाली है। एक काम करते हैं बहू, 3 बजे वाली जो ट्रेन आने वाली है उसके बाद घर चल लेंगे, थोड़ी और कमाई हो जाएगी। ट्रेन आकर रुकती है, जिसे देख शीतल प्लेट में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लिए स्टेशन की तरफ चली जाती है। काफी देर होने पर भी जब शीतल नहीं आती। बहू को तो अभी तक आ जाना चाहिए, एक तो ये पेट से है, मैं ही देखती हूँ। संगीता जैसे ही रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है कि तभी रघु का चेला संगीता के ठेले पर आता है। इधर उधर देख छुपकर बेसन के बैटर के अंदर कुछ सफेद पाउडर मिलाने लगता है। अब आएगा असली मजा। संगीता शीतल के आने से पहले ही रघु का चेला वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों सास बहू आती हैं, तो फिर से उस बैटर में पकौड़े बनाकर ग्राहकों को खिलाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही अब ग्राहक उस बैटर के पकौड़े को खाते हैं, तो अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे यार, तुमने कैसे पकौड़े खिलाए हमें? खाते ही मेरे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है। भाई साहब, क्या कर रहे हो सकता है आपने पहले कुछ खाया हो, उससे आपको दिक्कत हो रही हो। अरे तो मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। सभी ग्राहकों के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और उन्हें उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं, जिसे देख दोनों सास बहू काफी घबरा जाती हैं और वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर बहुत समय से देख रहा हूँ इन सास बहू को, अपने चाय पकौड़े में काफी मिलावट करती हैं। मैंने तो लोगों को समझाया भी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और तोड़ो इनका ठेला, वरना एक दिन किसी की जान लेकर मानेंगी ये। आसपास के लोग उन दोनों सास बहू का चाय पकौड़े का ठेला तोड़ देते हैं और सामान को भी इधर उधर फेंक देते हैं। इलाज के लिए वो सभी उन दोनों सास बहू से उनके जमा किए हुए सारे पैसे भी छीन लेते हैं, और अब पूरा परिवार काफी परेशान होता है कि तभी इनका मकान मालिक धनी राम आता है और पूरे परिवार से घर खाली करने के लिए बोलता है। धनी राम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो समय से किराया देते हैं और इतने समय से आपके घर में रह रहे हैं, तो फिर अचानक ये सब क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है कि कैसे तुम्हारी माँ और पत्नी पकौड़े में मिलावट करके लोगों को खिलाती थी। मैं ऐसे धोखेबाज लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता।
बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। धनीराम पूरे परिवार को बारिश में ही घर से बाहर निकाल देता है। अपना थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेकर पूरा परिवार बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ता है। काफी देर चलते चलते पूरा परिवार एक बड़े से मैदान की तरफ जा पहुंचता है, जहां पर टूटी फूटी पुरानी और जंग खाई ढेर सारी ट्रेन के डिब्बे होते हैं, जिसे देख एक काम करते हैं, इन्हीं में से किसी एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर चलते हैं। बारिश हो रही है और बहू का इस बारिश में भीगना ठीक नहीं है। पूरा परिवार अब एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर जाता है और थोड़ी बहुत सफाई कर अपना सामान रख वहीं बैठ जाता है। और अब सारी रात पूरा परिवार उस ट्रेन के डिब्बे में ही गुजारता है। अगले दिन सब कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। फैक्ट्री में काम भी काफी समय से मंदा चल रहा है, पास में ज्यादा पैसे भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। चाय पकौड़े बेचकर ही हम सुकून से 2 वक्त की रोटी खा पाते थे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब यही हम दोबारा से चाय पकौड़े का काम शुरू करेंगे। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? जानती है ना कुछ समय पहले क्या हुआ? क्या लोग दोबारा चाय पकौड़े खाने यहाँ आएंगे? हम लोग उस रेलवे स्टेशन से काफी ज्यादा दूर हैं और यहाँ सामने ही हाईवे जाता है। अगर हम यहीं बाहर चाय पकौड़े बेचेंगे तो क्या पता हाईवे से जाने आने वाले लोग रुककर चाय पकौड़े खाएं। न जाने क्यों मुझे बहू की बात में दम लग रहा है। बहू सही कह रही है, एक बार हम दोबारा कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। सतीश के पास जो भी बचे कुचे पैसे थे वो उनसे चाय पकौड़े बनाने का सामान ले आता है। तो वहीं अब ट्रेन के डिब्बे के बाहर जब बारिश नहीं होती तो दोनों सास बहू बैठकर फिर से चाय पकौड़े बनाती हैं। थोड़ी देर में हाईवे से एक लड़का लड़की बाइक पर गुजरते हैं और जैसे वो ट्रेन के बाहर उन दोनों सास बहू को चाय पकौड़े बनाता देखते हैं तो वो उनके पास आते हैं। आप चाय पकौड़े बेचती हैं क्या? हाँ, आप खाना चाहोगी? मैं काफी बढ़िया पकौड़े बनाती हूँ और मेरी सास भी काफी बढ़िया चाय बनाती है। वैसे तो भूख लग रही है, एक काम करिए 2 प्लेट पकौड़े और चाय 2 लगा दीजिए। तभी बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे देख शीतल उन दोनों को अपने उस ट्रेन घर के अंदर ले आती है। और अब वो दोनों लड़का लड़की ट्रेन की सीट पर बैठकर बारिश के नजारे देखते हुए गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच की ट्रेन के अंदर बैठकर चाय पकौड़े खा रही हूँ। पिछले महीने जब हम घूमने गए थे तो भी हमने इसी तरह ट्रेन में चाय पकौड़े खाए थे। उन दोनों लड़का लड़की की बात सुनकर शीतल को अब एक तरकीब सूझती है और वो अपने ट्रेन घर के बगल वाले ट्रेन के डिब्बे में जाती हैं, जिसके आगे का हिस्सा जंग लगने की वजह से पूरा खराब हो चुका था। अपने पति की मदद से उस हिस्से को पूरी तरह से कटवाकर शीतल सबके साथ मिलकर उस ट्रेन के डिब्बे को अच्छे से सफाई करती है। माँ जी, अब देखना कैसे ग्राहकों की लाइन लगती है। मुझे पूरा यकीन है कि पहले की तरह ही अब हमारा चाय पकौड़े का काम चलेगा। बहू, मुझे तेरी बातों पर पूरा विश्वास है। हाईवे से गुजरने वाले काफी सारे लोग उन दोनों सास बहू के यहाँ चाय पकौड़े खाने आने लगे थे। उस दूसरे ट्रेन के डिब्बे में सभी ग्राहक चाय पकौड़े का इंतजार करते, तो वहीं अपने ट्रेन घर के अंदर दोनों सास बहू सबके लिए चाय पकौड़े बनाती। बहू, ये ले पकोड़े और चाय। रुचि, जा अपनी भाभी के साथ जाकर ग्राहकों को चाय पकोड़े दे आ। सभी ग्राहक बारिश के नजारे देखते हुए उस ट्रेन के डिब्बे में बैठकर चाय पकौड़े खाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सच में ट्रेन का सफर करते हुए चाय पकोड़े खा रही हूँ। मम्मी, जब हम नानी के घर गए थे तभी तो हमने ट्रेन में पकोड़े खाए थे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, हम यहाँ रोज आएंगे। धीरे धीरे दोनों सास बहू के ग्राहक बढ़ने लगे थे, जिससे उनकी कमाई अब पहले से भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। ठेले पर चाय पकोड़े बेचकर भी हम इतने पैसे नहीं कमाते थे जितना इन लोगों को इस ट्रेन के अंदर खिलाकर कमा रहे हैं। मुझे तो काफी खुशी हो रही है। शायद अब हमारे सपने को पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं है। दोनों सास बहू धीरे धीरे पैसे जोड़ रही थीं, तो वहीं अब सतीश का काम भी ठीक से चलने लगा था। कुछ समय में दोनों सास बहू अपने जोड़े हुए पैसों से लोन पर एक घर ले लेती हैं और बाकी पैसे धीरे धीरे चुकाने लगती हैं। तो वहीं अपने ट्रेन घर को छोड़ने के बाद भी दोनों सास बहू अभी भी उस ट्रेन में लोगों के लिए पकौड़े बनाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। माँ के 50वें जन्मदिन पर अमीर और गरीब बेटी की ड्रेस। माँ जी, मेरे पास बाबा का फोन आया था। बोल रहे थे कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जरा कुछ देर को घर चली जाओ। उनका दिल भी नहीं लग रहा है। मैंने सारे काम निपटा दिए हैं, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ बहू, इतना हड़बड़ा क्यों रही है? जा, चली जा। अगर तुझे जाना है तो, और जब तेरा दिल करे तब आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। शुक्रिया माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। माँ को जरूर घबराहट हो रही होगी। मुझे तो अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही है। जल्दी से घर चली जाऊं तो चैन आ जाएगा। रूमी ऐसे बोलकर एक ऑटो में बैठ गई और वहां से उसने अपने मायके का रास्ता देखा। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन सोना भी अपने मायके आने की ही तैयारी कर रही थी। ये बाबा भी ना हमेशा तंग ही करते रहते हैं। मम्मी जी,
मैं अपने मायके जा रही हूँ। बाबा ने बुलाया है, बोल रहे हैं कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे कब तक लौट आएगी बहू? मुझे वहाँ बहुत देर के लिए नहीं रुकना है। आप बस मुझे 1 घंटे में गाड़ी भेजकर बुलवा लेना। ठीक है डियर। शारदा ने सोना की बात पर भी गर्दन हिला दी, जिसके बाद सोना भी अपने मायके ही आने को निकल गई। सोना और रूमी दोनों बहनें थीं, जिनमें सोना बड़ी और अमीर थी और रूमी गरीब और छोटी बहन थी। रूमी को अपने माँ बाप से बेहद ही लगाव था, जबकि सोना पैसे के घमंड में मिल चुकी थी। कुछ ही देर में दोनों बहनें मायके पहुंच गईं, जहां मेरी बच्चियां आ गई, मेरी सोना आ गई। सोना, मेरी बेटी, आ जाओ, दोनों बैठ जाओ। माँ, मुझे जरा भी वक्त नहीं था, पता भी है मैं कैसे कैसे आई हूँ। मैं कुछ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस 1 आध घंटे में चली जाऊंगी। अच्छा, वो मुझे घबराहट सी हो रही थी और तुम्हारे बाबा को मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था, तो वो तुम्हें बुला लिए। अच्छा सोना, मेरी बच्ची, तेरे बाबा आम लाए थे, रुक मैं काट कर लाती हूँ। नहीं माँ, रुको, आप क्यों आम काटने की टेंशन ले रही हो? मैं हूँ ना, मैं ले आऊंगी। रूमी ऐसे बोलकर रसोई में गई और उसने 3 आम काट दिए। आम काट कर जब वो लेकर आई, ये ले, खा ले, तू भी चख ले रूमी। बस 1 ही पीस लूंगी माँ, क्योंकि मुझे आम खाकर फेस पर पिंपल नहीं चाहिए। सोना ने बस 1 ही आम का पीस उठाया, बाकी के रूमी ने अपने माँ को ही खिला दिए। ऐसे ही 1 घंटा होते ही सोना का ड्राइवर उसे लेने आ गया। ये क्या सोना, अभी से ही जा रही है? हाँ माँ, बस वो क्या है ना, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। सोना ऐसे बोलकर चली गई तो वहीं दूसरी तरफ माँ, बाबा भी घर में नहीं है और आप भी बीमार हो। चलो मैं घर की सफाई कर देती हूँ, आप आराम कर लो ना माँ। ठीक है। माधुरी ऐसे बोलकर लेट गई और रूमी घर की सफाई करने लगी। कुछ ही देर में सारी सफाई हो गई, जिसके बाद रूमी ने खाना भी बनाया। माँ, मैंने आपका परहेजी खाना, खिचड़ी और लौकी की सब्जी और बाबा के लिए आलू बना दिए हैं। चलो अच्छा है, बाबा आ गए। अरे माधुरी, अब कैसी तबीयत है? रूमी बेटा, बस तू ही आई है, सोना नहीं आई? नहीं जी, सोना को कहाँ ऐसे वक्त है कि वो घंटों के लिए आ जाए। मेरी सास भी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। माँ बाबा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर रूमी भी अपने घर जाने को निकल गई। रूमी को अपने माँ बाप की बेहद परवाह थी, जबकि बचपन से ही माधुरी का रुझान ज्यादा अपनी बड़ी बेटी सोना की तरफ को रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब माधुरी का 50वां जन्मदिन आ रहा था। माँ जी, पता है मेरी माँ का 50वां जन्मदिन आ रहा है। वैसे ये उनकी जिंदगी का 50वां साल है, लेकिन हम बहनों की शादी के बाद का पहला जन्मदिन है। आप बताइए कि मैं माँ को क्या तोहफा दूं? अपनी बड़ी बहन से बात कर इस बारे में। जो भी तेरी माँ को सबसे ज्यादा पसंद हो वही तोहफा दे देना। सही बोल रही हो माँ जी आप। अपनी दीदी से बात करती हूँ। हेलो दीदी। हाँ बोल रूमी। दीदी, याद है ना, माँ का 50वां जन्मदिन आ रहा है। आपका क्या प्लान है? इसने इतनी बकवास बात पूछने को फोन किया। मेरा क्या प्लान होगा? ठीक है, बर्थडे आ रहा है, हम सभी गिफ्ट दे देंगे, और क्या। नहीं मतलब कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज करनी है या कुछ और? अरे जो करना होगा वक्त पर देख लेंगे ना। तू भी ना रूमी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करना। सोना ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। दीदी ने तो फोन ही काट दिया। कोई बात नहीं, चला मैं तुझे तेरी माँ के लिए तोहफा दिलवा कर लाती हूँ। वैसे कितने रुपए हैं तेरे पास? मेरे पास, मैंने माँ के जन्मदिन के लिए पैसे बचाए थे। मेरे पास 5000 रुपए हैं। हाँ तो चल, इनमें से 3000 में तेरी माँ का तोहफा आ जाएगा और 1-2 हजार में तू अपनी भी शॉपिंग कर लेना। शारदा ऐसे ही समझाते हुए रूमी को बाजार ले आई, जहां रूमी ने पहले अपनी माँ के लिए साड़ियां देखना शुरू किया। माँ देखना, मुझे तो ये गुलाबी वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। नहीं बेटा, ये नहीं, इसका रंग बहुत ही भड़कीला है। इतनी उम्र की औरत पर ये अच्छी नहीं लगेगी। ये वाली देख, इसका रंग, डिजाइन, सब कुछ कितना अच्छा है और तेरी माँ पर अच्छा भी लगेगा। अरे हाँ माँ जी, शुक्रिया जो आप मेरे साथ आ गई। भैया जी, ये साड़ी कितने की है? क्या बोला? 4000? ठीक है, दे दीजिए। और माँ जी, अपने लिए मैं ये कॉटन की साड़ी ले लेती हूँ। वैसे भी माँ का स्पेशल दिन है, ना कि मेरा। रूमी ने ऐसे ही अपनी माँ के गिफ्ट पर सारे पैसे खर्च कर दिए। वहीं दूसरी तरफ सोना भी शॉपिंग करने आई हुई थी। अरे वाह, ये गाउन तो एकदम फैंटास्टिक है, अपने लिए यही ले लेती हूँ।
और माँ का क्या है, माँ तो बूढ़ी हो गई है, उन्हें कैसी भी साड़ी दे दूंगी। फिलहाल तो मेरा अच्छा दिखना जरूरी है। सोना ने खुद के लिए वो बहुत महंगी महंगी चीजें ली, लेकिन अपनी माँ के लिए बस वो सस्ता सा तोहफा ले आई। देखते ही देखते माधुरी का 50वां जन्मदिन आ गया। आज माधुरी 50 साल की हो चुकी थी, जिसकी खुशी में दोनों बेटियों ने अपनी माँ को पार्टी देने का सोचा। रूमी सुबह से ही अपने मायके आई हुई थी। चलो, मेरा रूम तो डेकोरेट हो गया, गुब्बारे भी लग गए हैं। अब जाकर केक बना देती हूँ, फिर सभी को पार्टी का इनविटेशन दूंगी। रूमी कैसे सुबह से ही लगी हुई है। मैं जानती हूँ इसके पास मुझे देने को कोई अच्छा तोहफा नहीं होगा, इसलिए ये सुबह से ही काम संभाल रही है। मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा तो बस मेरी बेटी सोना ही लेकर आएगी। माधुरी ऐसे ही मन में सोच रही थी। कुछ ही देर में रूमी ने केक बनाकर मेहमानों को इनविटेशन भी दे दिया और वो एक सादा सी साड़ी में तैयार हो गई। रूमी ने अपनी माँ को भी सजाया और अब मेहमान आना शुरू हो गए थे। हैप्पी बर्थडे समदन जी, अब तो आप भी 50 की गिनती में आने लग गई हैं। थैंक यू समदन जी फॉर विशेस। सोना कहाँ है, आई नहीं अभी तक? नहीं, वो बिजी है, उसे वक्त नहीं मिल पाया होगा। धीरे धीरे घर भरता जा रहा था, लेकिन सोना आ ही नहीं रही थी। काफी इंतजार के बाद केक कट होने के टाइम पर सोना आई। मेरी प्यारी बच्ची सोना, माँ हैप्पी 50th बर्थडे। मैंने सभी को तेरे ही आने के लिए ऊपर रुकाया था, आजा आप केक कट करते हैं। सोना के आने पर बड़ी खुशी से माधुरी ने अपना केक कट किया, जिसके बाद सभी ने माधुरी को तोहफे दिए। वैसे तो सभी के गिफ्ट्स पैक थे, लेकिन मेहमानों में से एक औरत बोली, माधुरी जी, हम सभी के गिफ्ट ना खोलो, लेकिन सोना और रूमी का खोलना पड़ेगा। हम भी तो देखे कि दोनों बेटियों ने अपनी माँ को क्या दिया है। जरूर, क्यों नहीं, मुझे पता है मेरी सोना का गिफ्ट अलग ही होगा, इसलिए मैं पहले रूमी का खोलूंगी। माधुरी ने रूमी का गिफ्ट खोला। गिफ्ट खोलते ही उसकी आंखें फट गईं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही सुंदर साड़ी निकली थी। अरे वाह, तेरे तो मजे आ गए माधुरी, क्या साड़ी मिली है। चल अब सोना का खोल। सभी के बोलने पर माधुरी ने सोना को बड़ी ही एक्साइटेड होकर गिफ्ट खोला, और गिफ्ट को खोलते ही माधुरी और सभी हैरान हो गए। जहां सोना खुद बेहद बनठन कर आई थी, उसके गिफ्ट में एक कॉटन की बेकार सी साड़ी पैक थी। तो ये लाई है तेरी करोड़पति बेटी तेरे लिए। क्या तोहफा है माधुरी। ये क्या है, ये तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इससे बड़ा दिल तो गरीब बेटी के पास ही है। सोना ने तो वही कहावत कर दी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। सभी ऐसे ही बातें करने लगे। सभी की बातें सुनकर अब सोना को शर्मिंदगी हो रही थी। माधुरी को भी एहसास हो रहा था कि कौन सी बेटी उसकी कितनी अपनी है। 20,000 अपने ऊपर लगाकर माँ के लिए 300 का तोहफा लेकर आई है। बेशरम, इसको तो घर जाकर बताऊंगी। शालिनी को भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर में पूरी पार्टी खत्म हो गई और सभी अपने अपने घर को चले गए। सभी के जाने के बाद माधुरी अपने पति नितिन से बोली, आज जिंदगी के 50 साल गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी छोटी बेटी मुझ पर जान छिड़कती है और मैं हूँ कि शुरू से बस सोना को ज्यादा प्यार देती आई हूँ। आज खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा है जी। अरे देर सवेर समझ तो आ गया ना, तो अफसोस नहीं, गलती का सुधार करो। जानती हो माधुरी, माँ बाप तो बच्चों से प्यार करना कभी नहीं छोड़ते, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं। अब तुम ज्यादा अफसोस मत करो, तुम्हें एहसास हुआ यही बड़ी बात है। अब इस गलती को सुधारो। देखना, जब तुम दोनों को बराबर प्यार दोगी तो तुम्हारे अंदर जो ये अफसोस है वो मिट जाएगा। नितिन की बात सुनकर माधुरी बस मुस्कुरा दी। आज के दिन ने कई जिंदगी बदल दी। आज के बाद से रूमी को उसके हक का प्यार माधुरी से मिलने लगा। वहीं सोना को भी अकल आ गई कि वो कहाँ गलती करती है। अब सोना ने अपने परिवार की तरफ को देखना शुरू किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।